हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। आज है संडे और संडे स्पेशल क्लास आज हमने रखी हुई है जिसमें हम लोग एसएसटी पेपर 2 में जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। 1 शॉट ऑफ 100 MCQs में शामिल किए गए हैं। स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपसे छूट जाते हैं एग्जाम में और आपको फेल करा देते हैं, वो आज आप कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5-7 सालों का पेपर मिक्स करके मैंने उसमें से वो मसाला छांटा हुआ है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हाइप जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो आप कर ही देंगे, इतना तो हम जानते ही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जल जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया भी है, लेकिन चूंकि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है इस वजह से हम लोग इसको दोबारा से देख रहे हैं। ऑप्शंस देखिए, मीजोस्फीयर, देखिए हिंदी वाला भी पता होना चाहिए, इंग्लिश वाला भी पता होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर, ये जो मीजोस्फीयर है ना वो इसको इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में यानी देवनागरी लिपि में ऐसे मीजोस्फीयर लिख के दे देते हैं, तो जिसको इंग्लिश नाम नहीं पता होता है फिर वो परेशान हो जाता है। तो ध्यान से हिंदी इंग्लिश दोनों इसको देख लीजिएगा। मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल यानी थर्मोस्फीयर, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, या फिर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। आपको सही उत्तर बताना है कि उल्का पिंड कौन से वायुमंडल के कौन से हिस्से में आकर के जल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यानी कि मध्य मंडल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की और यहाँ पे मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, चाहे फिर वो आंधी हो, तूफान हो या फिर और वर्षा वगैरह है, सब की सब जो मौसम से रिलेटेड घटनाएं हैं वो आपको इसी ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। समताप मंडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको ओजोन लेयर मिलती है, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी पृथ्वी पे आने से रोकती है। और दूसरी बात, यहाँ पे मौसम रिलेटेड घटनाएं नहीं होती जिसके कारण यहाँ पे वायुमंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्या होते हैं? वायुयान उड़ाए जाते हैं, नॉट वायुमंडल। इस जगह पर यानी कि समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं? मैंने बताया यहाँ पे मौसम से रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो नहीं होती, टेम्परेचर लगभग समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये ना पता हो कि जो है मध्यमंडल वो कौन सी परत है, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप तीसरी जो परत है इसको कहेंगे मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि मुगल प्रशासन में जो जब्त है ना इसका क्या अर्थ था। ऑलरेडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हैं सारे के सारे, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी टाइम पे तो पूछे ही गए होंगे। बताइए, क्या ये युद्ध में लूटा गया सामान था जिसको जब्त कहा जाता था, या फिर एक प्रकार की जागीर थी, या राजस्व व्यवस्था, या फिर धार्मिक कर? बताइए। आप लोग कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दिया करें, तो 1 से 2 सेकंड का ही टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस वैसे भी काफ़ी लंबी चौड़ी होती हैं। अगर मैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने लगूंगी तो फिर हो सकता है कि बहुत बड़ी बन जाए, फिर आप लोग उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से हमारे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आप अपने मन में आंसर सोच लिया करिए। तो ध्यान रखिएगा, जो मुगल प्रशासन में जब्त है इसका अर्थ हुआ करता था राजस्व व्यवस्था। स्पेशली अकबर के टाइम पीरियड में यह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए टोडरमल जो है इसको स्टार्ट करने में अग्रणी रहे हैं। यहाँ देखिए, तो अकबर के राजस्व मंत्री नाम क्या था? टोडरमल। इन्होंने 10 साल की अवधि के लिए फसल की जो पैदावार है और उसकी कीमतों का क्या किया था? सर्वे किया, यानी कि सर्वेक्षण किया। और इस आंकड़े के आधार पर तय की गई जो राजस्व व्यवस्था है उसी को कहा जाता था जब्त व्यवस्था। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम के सर्वे के बाद ये लाया गया था, तो 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने किसको अपना नेता घोषित किया, मतलब कि किसको अपने सैनिक अभियान का सेनापति नियुक्त किया था, आप ये समझ सकते हैं। ऑप्शन देखिए, नाना साहब, तो नाना साहब नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई जी भी नहीं थी, तात्या तोपे भी नहीं थे। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। और ये बहादुर शाह जफर कौन थे? तो ध्यान रखना है आपको, जो मुगल साम्राज्य का, ठीक है, मुगल साम्राज्य के वीक सक्सेसर्स हुए हैं, यानी कि ऐसे शासक मुगल साम्राज्य में जो बहुत कमजोर थे। ठीक है, उन्हीं में एक हैं बहादुर शाह जफर, और इन्हीं को 1857 की क्रांति का नेता माना गया था। ठीक है, और ये भी मान लिया जाता है कि चूंकि ये बहुत वीक थे, बूढ़े भी हो चुके थे, कहीं ना कहीं क्रांति जो है वो विफल हुई क्योंकि उनका सेनापति दमदार नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
यहाँ देखिए बहादुर शाह जफर मेरठ से दिल्ली पहुंचे जो सिपाही थे, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, मेरठ से हुई थी। मेरठ से दिल्ली की ओर कूच किए सिपाही। जब वहाँ पे वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कोई तो होना चाहिए ना जिसे हम लोग सिंबॉलिक तौर पे अपना नेता घोषित कर सकें। तो उन्होंने सोचा कि सालों से जो मुगल साम्राज्य है वही हम लोगों को रूल कर रहे हैं, तो इन्हीं को सिंबॉलिक तौर पे नेता घोषित किया जाता है। और फिर वहीं पे मुगल बादशाह जिनका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता बनाया गया। उन्होंने ही देश भर के राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए पत्र लिखा था। किसने? बहादुर शाह जफर ने। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या फिर आयरन। तो हमने आपको बताया हुआ है कि जो आयरन यानी कि जो लोहा है ना, उससे इन लोगों का कोई सा भी परिचय नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, जबकि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड ये सब चीज़ों की इन्हें अच्छी खासी जानकारी थी, ठीक है। यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये जो कांस्य है यानी कि जो कांसा है, इसको इन्होंने बनाया था, मिक्स्ड धातु है। किसका मिश्रण है? Sn प्लस जिंक। अब आप सोच रहे हैं Sn क्या है? अरे तांबा और टिन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि लोहे का जो उपयोग है वो आपको विशेषकर उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा, और हड़प्पा के लोग जो है वो लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तांबा और टिन को मिलाकर के इनके द्वारा कांसा बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और मानवों के द्वारा यूज किया गया पहला धातु कौन सा है? तो हम सब जानते हैं कॉपर है। अब मानवों के द्वारा पाला गया पहला जीव कौन सा है? जंगली कुत्ता। चले आगे देखें, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भारत में मुंडा जनजाति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में निवास करती है। बताइए, जो मुंडा जनजाति है जिनसे संबंधित है बिरसा मुंडा, उन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बताइए, क्या वो छोटा नागपुर पठार से, या फिर बस्तर या कुल्लू या नीलगिरी? नीलगिरी तो जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत में ट्राई पॉइंट पे स्थित हैं। इसके ट्राई पॉइंट कौन सा है? केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो वहाँ पे ये जो मतलब कि क्या बोलते हैं मुंडा जनजाति वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं होगा, कुल्लू भी नहीं होगा, बस्तर भी नहीं होगा, ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो भारत में जो मुंडा जनजाति है वो छोटा नागपुर पठार से बिलोंग करती थी, ठीक है। फिर देखें, कह रहे हैं कि जब द्रवित मैग्मा यानी कि जब जो मैग्मा है द्रवित होकर के ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, तो उससे जो शैल बनती है उसको क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया हुआ है, टोटल 3 टाइप्स की सेल होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक, ठीक है। यानी कि अवसादी, आग्नेय और कायांतरित, जिसको रूपांतरित भी कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कि आप बताओ, जब पृथ्वी के भीतर से यानी कि भूगर्भ से जब गर्म तत्व लौह पदार्थ बाहर आते हैं तो उसके ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग प्राथमिक या फिर इग्नियस रॉक्स या फिर और क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चले आगे देखें, तो इन्हें प्राथमिक शैल कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। टॉप 200 ज्योग्राफी के MCQ हमने करवाए हुए हैं अभी कल की ही वीडियो में, सैटरडे स्पेशल वो क्लास थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। क्लास 7 की NCERT ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट है, उसमें हर एक चैप्टर से उसमें क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। तो अगर आप उसको देख लेंगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप प्रीवियस ईयर के इत्मीनान से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलें आगे देखें, यहाँ से कह रहे हैं भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ की बात करता है? ऑप्शंस देखिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 32। तो आप ध्यान से देख लीजिए, हमारे संविधान का जो भाग 3 है, क्या भाग 3, और इस भाग 3 में आपको क्या प्रावधान देखने को मिलता है? फंडामेंटल राइट्स, जिसको हमने USA के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किया है। ध्यान रखना है आपको, इसमें जो आर्टिकल शामिल हैं वो आर्टिकल्स कौन से हैं? 12 से 35, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35। इसी में आप देखिए जीवन जीने का जो अधिकार है वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 में, ठीक है। अन्य जो है वो देख लीजिए, जैसे ये वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि जो मतलब बोलने की आज़ादी मिलती है वो आर्टिकल 19 के तहत। समानता का अधिकार यानी कि हर एक व्यक्ति समान होगा भारत देश में, जो नागरिक हैं वो, और नागरिक के साथ साथ क्या केवल नागरिक ही समान होंगे या गैर नागरिक भी? ये आपके लिए कमेंट है। आगे देखिए,
अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसको अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि सपोज दैट आपके पास बहुत सारे राइट्स तो हैं, यानी आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल मतलब कि 32 तक, मतलब 31 समझ लीजिए, 31 भी अब है नहीं तो 30 तक समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुख्य जो आर्टिकल्स हैं जिनके थ्रू आपको राइट्स मिले हुए हैं वो यही है। बाकी आपको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से 35 पढ़ने होते हैं, लेकिन मेन रूप से जो आपको राइट्स की बात करते हैं वो 14 से लेकर के 30 तक है, ठीक है। तो आपने इतने सारे आर्टिकल्स तो दे दिए, ठीक है, लेकिन उस सारे जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, अगर उसका वॉयलेशन किया जा रहा है, अर्थात अगर राज्य के द्वारा वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, यानी कि अगर आपकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या आपके साथ अस्पृश्यता की जा रही है, तो आप कहाँ जाइएगा? ये भी तो कोई तो एक संस्था होनी चाहिए ना जो आपके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का केस दर्ज करे या फिर आपके लिए एक्शन ले। तो आर्टिकल 32 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स हनन होता है, आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट फिर वहाँ पे क्या करेगी? 5 प्रकार की रिट जारी करेगी, और वो रिट जब हम लोग क्लास 8 पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार है ये। अभी आप पढ़ना चाहते हो तो आर्टिकल 32 करके हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बोर्ड में एक एक पॉइंट समझाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। खैर आगे पढ़िए। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 21, ठीक है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत हमको मिलता है। आगे देखिए, और आप समझिए आर्टिकल 21 के तहत ना बहुत सारे अधिकारों को जोड़ के रखा गया है। फिर चाहे वो स्वच्छ पानी पीने का अधिकार हो, चाहे वो बिजली का अधिकार हो, चाहे मतलब कि पर्यावरण स्वच्छ हो इसका अधिकार हो, मतलब आप समझिए कि 1000 तरह के अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आपको मिले हुए हैं। आए दिन उसमें कुछ ना कुछ नया अधिकार जुड़ता ही रहता है। जैसे बिजली का अधिकार, ये भी हाल ही में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इवन सोने का अधिकार तक, सोना इट मीन्स गोल्ड नहीं, स्लीप वाला सोना, उसका अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स के मतलब अंतर्गत आर्टिकल 21 में ऐड किया गया है, ठीक है। चलें, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट की बात हो रही है कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए, क्या मोहम्मद अली जिन्ना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, या फिर अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली, या फिर सर सैयद अहमद खान? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हुआ कब था। 1919 का ये आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन। चलिए बताइए, 1 सेकंड का टाइम मिला हुआ है, फौरन कमेंट कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, अली बंधु जिसमें नाम कौन है? एक तो मोहम्मद अली और दूसरा है शौकत अली, ठीक है। तो ये अली बंधु जो है यानी कि ये दोनों लोग भाई हैं, इनके द्वारा जो खिलाफत मूवमेंट है उसका नेतृत्व किया गया था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए 1920 के दशक में तुर्की के सुल्तान जो खलीफा हैं उनके समर्थन में अली बंधुओं ने भारत में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसका गांधी जी के द्वारा भी समर्थन किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्टार्ट 1919 में ही हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि सौर मंडल में, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम, उसमें ग्रहों का सूर्य से दूरी, यानी कि सपोज दैट ये हमारे सूर्य भगवान है, एक सेकेंड, ठीक है, मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, कौन है? सन है। और इन सन से जो अन्य ग्रह हैं जो इनके चक्कर काट रहे हैं, इनकी दूरी को बताना है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर होगा, और स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे? जो सबसे नजदीक होगा वहां से, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आगे जाने की जरूरत है क्या? फिर देखिए, बुध पृथ्वी नहीं होगा, बुध मंगल नहीं, बुध शुक्र मंगल, सॉरी पृथ्वी, ये देखिए गलत हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले यानी कि सबसे नजदीक बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा। तो जीवन में मंगल ही मंगल बहुत लास्ट में आता है, तो इसको देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है, इसका क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। बताइए, क्या पाठ्य पुस्तक को पूरा करना, क्या केवल और केवल इतना उद्देश्य होता है? तो ये तो बेकार सी बात है। बहुत पाठ्य पुस्तक पूरा करके क्या ही कर लीजिएगा अगर बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं। फिर देखिए, विद्यार्थियों को करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग का अवसर देना। तो हाँ, एकदम सही बात है, लर्निंग बाय डूइंग का अवसर देना यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रोजेक्ट मेथड का, यानी ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा।
फिर देखिए दीन-ए इलाही, इस धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो हम सबको पता होना चाहिए कि किसने शुरू की थी। बताइए क्या बाबर हैं? बिल्कुल नहीं। हुमायूं के द्वारा की गई थी क्या? नहीं ना। औरंगजेब? औरंगजेब तो बिल्कुल नहीं। ये हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन सी जो है वो सही है कि अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी। आगे देखिए, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो दीन-ए इलाही है इसकी शुरुआत किस मतलब कि क्या बोलते हैं किस विचार पे की गई थी, तो आपको याद रखना है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सारे धर्म एक समान हैं। इस विचार को प्रेरित करते हुए अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही के स्टार्ट की गई थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय कहाँ स्टार्ट किए? ठीक है, क्या अलीगढ़ और दिल्ली में? नहीं। पटना और कलकत्ता में, या फिर हैदराबाद और लखनऊ में, या फिर मुंबई और पुणे में? बताइए। तो बस पटना और कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ? पटना और कलकत्ता में बेगम रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम जो बालिकाएं हैं उनके पढ़ने के लिए विद्यालय खोले गए थे। आगे देखिए, तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ये कौन थी? पहले तो यही पता होना चाहिए। तो समाज सुधारक थी, तभी तो समाज के हित में काम किया है। इनके द्वारा पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए और जो रूढ़िवादी विचार हैं उनका विरोध किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था ना कि लड़कियों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारे यहाँ पंचायतें जो हैं वो 3 लेवल की होती हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और सरकार के भी 3 लेवल होते हैं, पहले ये जानिए, क्योंकि सरकार का जो 3 लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग जो ग्राम या ये कहें कि स्थानीय स्वशासन है उसके जो 3 लेवल है वो देखते हैं। जैसे सरकार के 3 लेवल कौन है? सबसे हाई पे यानी सबसे उच्च पे कौन है? केंद्र सरकार। फिर दूसरे पे यानी कि सेकंड पोजीशन पे राज्य सरकार है, और तीसरे पे कौन है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो 3 लेवल की जो सरकार है वो भारत देश में काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। ये जो स्थानीय स्वशासन है ये भी 3 लेवल पे काम करता है। गाँव में गाँव के पंचायत यानी कि जो प्रधान जी हैं वो चुने जाएंगे। फिर ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक इट मीन्स आपने ब्लॉक प्रमुख का नाम सुना होगा ना वो, और ऊपर सबसे कौन हो जाएंगे? जिला पंचायत। ठीक है, तो ये जो 3 लेवल की गवर्नमेंट है, कह रहे हैं कि आप बताओ कितने टाइम तक इनका कार्यकाल होता है? तो बस उतना ही होता है जितना कि लोकसभा का होता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी वाला, यानी कि 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल का ये कार्यकाल होता है पंचायतों का। और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो संवैधानिक दर्जा मिला पंचायतों को वो कब मिला था, क्योंकि शुरुआत से तो मिला नहीं था। तो एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, अर्थात एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में। लागू किया गया 1993 में, और इसी के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 40 है वहाँ पे पंचायतों के गठन की बात की गई है। पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं। इतने सारे पॉइंट्स हैं पंचायतों से जो आपको पता होना चाहिए। चलें आगे देखें, कह रहे हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो, जैसे केंद्र और राज्य सरकार, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि एक तंत्र शासन ना हो, ऐसा ना हो कि कोई एक ही व्यक्ति पूरे के पूरे मतलब स्टेट को रूल कर रहा है। तो फिर बताइए, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्तियों का बंटवारा टाइप का अगर कहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या धर्मनिरपेक्ष? तो धर्म से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। उदारवादी? क्या ये लिबरल है? या फिर गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिकन, या फिर संघवाद? तो आप ध्यान दे मतलब कि आपको ध्यान से देखना है कि इसका जो सही उत्तर होगा, बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं आप रिपब्लिकन और संघवाद में। ठीक है, ये दोनों तो होने नहीं है, ये बात तो कंफर्म है, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका जो एकदम करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा संघवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? संघवाद। अब देखिए, ये जो गणतंत्रात्मक है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गणतंत्रात्मक देश वो देश होंगे जिसके हेड ऑफ स्टेट को लोगों के द्वारा चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने हेड ऑफ स्टेट, जिनका नाम क्या है? राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। इनको खुद चुनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो वोट डालने नहीं गया था द्रौपदी मुर्मू जी को। अरे ठीक है, आप वोट डालने नहीं गए थे, लेकिन आपके द्वारा वोट डाले गए और उसके बाद जिताए गए जो संसद हैं, जो विधायक हैं, वो लोग तो गए थे ना।
तो हमारे यहाँ ना प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था है, अर्थात हम लोग चुन करके अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और वो लोग हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, और वही वो लोग हैं जिनके द्वारा हमारे हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसी वजह से ऐसे देश जो गणतंत्रात्मक हैं, आप जाने रहिए कि वहाँ के हेड ऑफ स्टेट को लोगों के द्वारा चुना जाता होगा, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। जैसे अप्रत्यक्ष में तो हम ही आप लोग हैं, अर्थात भारत देश है, लेकिन आप अमेरिका की यदि बात करें तो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट यानी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, अभी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें वहाँ के लोगों ने डायरेक्टली चुना हुआ है, डायरेक्ट वोट देकर के चुना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जब कोरेगांव जा रहे थे तो मतलब क्या उद्देश्य था उनका, अर्थात वो वहाँ क्यों जाना चाहते थे। कह रहे हैं अपनी जाति के लोगों से मिलने, ऐसा नहीं था, मंदिर में प्रवेश वगैरह के लिए भी नहीं जा रहे थे, वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे जो कि कोरेगांव में जॉब किया करते थे, अर्थात नौकरी किया करते थे। और इससे ना खूब क्वेश्चन बनता है पैडागॉजी वाला। चलिए आगे देखिए। और उनको वहाँ पे भेदभाव का सामना करना पड़ा था, जातिगत भेदभाव, कोई उनको अपने इक्का गाड़ी से ले ही नहीं जाना चाह रहा था, तो उस कहानी को आपको पढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के आलवण जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फ्रेश वाटर। पता चला आपको सब कुछ पता है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि आ लवण जल लिखा हुआ है या फिर लवणीय जल लिखा हुआ है, और कंफ्यूजन में आपने उत्तर गलत कर दिया। तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखना है कि फ्रेश वाटर की बात हो रही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के फ्रेश वाटर में एक खास प्रकार की डॉल्फिन मिलती है। आपको बताना है कि उसका स्थानीय भाषा में यानी लोकल लैंग्वेज में नाम क्या है। क्या उसे पूपू कहते हैं, लेहापू? ऐसा नहीं है ना, लेहापू नहीं कहते हैं। ब्लाइंड डॉल्फिन या फिर गंगा डॉल्फिन। देखिए ब्लाइंड डॉल्फिन ही कहा जाता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में उस ब्लाइंड डॉल्फिन को दूसरे शब्द से संबोधित किया जाता है और उसका मतलब क्या हुआ, सूसू। क्या कहते हैं, सूसू। सूसू का अर्थ होता है ब्लाइंड डॉल्फिन या अंधी डॉल्फिन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो इस पे होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमसे एग्जामिनर चाह क्या रहे हैं। ठीक है, उससे मिलता जुलता उत्तर अगर आप देंगे तो फिर एग्जामिनर कहेगा चलो मिलता जुलता, हम नंबर भी दे देते हैं 0। चलिए आगे। और यहाँ क्या कह रहे हैं, और एक बात को तो पता ही होना चाहिए कि जो इसकी उपस्थिति है वो बताती है कि जल शुद्ध है, क्योंकि अशुद्ध पानी में कभी भी गंगा डॉल्फिन नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए बायोगैस अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो क्या ये मीथेन और हाइड्रोजन है, मीथेन और हीलियम है, या फिर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन और नाइट्रोजन। तो इससे एक पॉइंट तो समझ आ रहा है भाई मीथेन तो अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि बायोगैस बनाना है तो उसमें मीथेन तो होगी ही, आगे जो है उसमें कौन सी गैस जुड़ेगी यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, 1-2 सेकंड का समय भी मिल रहा है आपको। चलिए सी हो जाएगा, यानी कि मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर बायोगैस बनाना है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण करना पड़ेगा। ये देखिए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी व्याख्या की यदि बात करें तो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे हो गए, गाय भैंस का गोबर है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ते हैं तो बायोगैस बनती है, और इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मुख्य बात क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है अगर उपस्थित रहेगा तब की बात वहाँ पे नहीं हो रही है। चलिए आगे देखिए। आज से लगभग 12,000 साल पहले, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने भी करवाया हुआ है कि आज से लगभग 12,000 साल पहले भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ी। ठीक है, कह रहे हैं इसका मुख्य परिणाम क्या हुआ, यानी कि आज से 12,000 साल पहले जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो बहुत गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने से क्या कुछ चेंज आए हमारे एनवायरमेंट में, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि लोग गुफाओं में रहने लगे। अरे तो लोग गुफाओं में तो पहले ही रह रहे थे। दूसरा, कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। हाँ, ये बात सही हो जाएगी कि जब आज से 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ, क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, यानी कि जलवायु में परिवर्तन हुआ और उससे गर्मी बढ़ी, तो फिर कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। और इससे क्या हुआ, इससे घास को खाने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे हिरण हो गए, खरगोश हो गए, या गाय भैंस बकरी टाइप की जो जानवर हैं, कुल मिलाकर के ऐसे जीव जंतु या ऐसे जानवर जो घास को खाते थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि चोल काल में मंदिरों के विषय में क्या सत्य है। तो चोला टाइम पीरियड में जो मंदिर बनाए गए उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ये बताना है।
कह रहे हैं वे केवल पूजा के स्थान थे। अब केवल लगा है तो ऐसे ही क्रॉस कर दीजिए। फिर कह रहे हैं वहाँ केवल राजा पूजा, ये भी गलत है। केवल जहाँ भी लगा रहे उसको निपटा दीजिए। कह रहे हैं वो पत्थरों को काट कर बनाए गए थे, या फिर वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। डायरेक्ट ये लाइन पूछी गई है और एनसीईआरटी में दी भी है, हमने करवाया भी है कि चोला टाइम पीरियड में मंदिरों के विषय में ये बात एकदम सही है कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। ऑप्शन बी सही है। फिर देखें, कह रहे हैं कि 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ ने स्थानीय लोगों के लिए किस प्रकार के या किस अधिकार की डिमांड की थी, आपको बताना है। क्या वो खेती करने का अधिकार चाहते थे? नहीं। फिर देखिए, जंगल में रहने का भी नहीं, वो लोग मछली पकड़ने का अधिकार चाहते थे तवा नदी में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो ये देखिए, तवा बांध बनने के कारण विस्थापित हुए लोगों ने अपनी आजीविका बचाने के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की डिमांड की थी। तवा मत्स्य संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन बनता है इससे। आगे देखिए, आपसे कह रहे हैं कि जो सहारा रेगिस्तान है, यानी जो सहारा डेजर्ट है, उसके बारे में कौन सा कथन आश्चर्यजनक है लेकिन सही है। ठीक है, पहला देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ कभी बर्फ गिरा करती थी। तो इस तरह की कोई भी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई है कि यहाँ कभी बर्फ गिरती थी। दूसरा, ये है समय, मतलब ये एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे पूर्णतः हरा भरा मैदान था। हाँ, ये बात की जानकारी हमें मिली हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे जीव जंतुओं के साक्ष्य मिले हुए हैं जो घास पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो अगर घास पे रहने वाले जीव जंतुओं के वहाँ से अवशेष मिले हैं तो इसका मतलब ये तो साफ है ना कि वहाँ पे आज नहीं तो कल कभी घास रहा करती होगी। अगर घास रहती थी तभी उसको खाने वाले जीव जंतु यहाँ पे हुए। तो इसी वजह से ये अनुमान लगा लिया जाता है कि एक टाइम में यहाँ पे हरे भरे मैदान रहा करते थे। आज भले ही ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो चुका है, रेगिस्तान हो गया है। ठीक है, और सहारा डेजर्ट कितने जो है जगहों में फैला हुआ है, अर्थात कितने देश में फैला हुआ है? 11 देशों में। कहाँ पे है? तो अफ्रीका के नदर्न एरिया में। आगे देखिए, कह रहे हैं कि यह एक समय में पूरी तरह से हरा भरा मैदान था। सहारा रेगिस्तान में जो गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं उनके चित्रों में नदियां, मगरमच्छ, हाथी और शेर दिखाई देते हैं, जो ये बात बताते हैं कि यहाँ पे कभी ना कभी तो हरा भरा मैदान रहा होगा। ये बात भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा और तापी। ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा और तापी हैं ये दोनों अरेबियन सी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती हैं। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो है नदियां, मतलब कि नर्मदा और तापी। तो ये उत्तर होगा नहीं। महानदी और गोदावरी, ये भी नहीं होगा। ध्यान रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उनके द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आतपन क्या है? तो बताइए, आतपन यानी इंसुलेशन का संबंध किससे है? क्या ये एयर प्रेशर से रिलेटेड है? नहीं। मौसमी पवनों से भी नहीं। ये सूर्य ताप यानी सोलर एनर्जी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसको पृथ्वी जो है वो अपने पास रोक लेती है, उसी को हम लोग आतपन कहते हैं। ठीक है, एल्विडो किसको कहते हैं? तो पृथ्वी, मतलब सूर्य से आने वाली वो ऊष्मा जिसको पृथ्वी वापस कर देती है उसको हम लोग एल्विडो कहते हैं। चलिए आगे देखिए, लद्दाख के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। और हाँ, कल की वीडियो में कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बाबू, अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। आपको अपने वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करनी चाहिए। कहाँ से होगा? तो जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उसके साइड में ऐसे देखिए 3 बिंदी रहती है। ठीक है, इस बिंदी को जब आप टच करेंगे तो आपको वीडियो क्वालिटी का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे जाकर के आप क्वालिटी को 360 या फिर 480 या फिर 720 पे सेट कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से जो विजुअल्स हैं वो नजर आएंगे, दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग पहले अपनी वीडियो की क्वालिटी को चेक कर लिया करिए, क्योंकि हमारी तरफ से सब ठीक रहता है। हम बहुत ध्यान से वीडियो को हर एक पॉइंट को एडिट करके तब जो है आपको देते हैं। ठीक है, ताकि केवल और केवल मेन मसाला आपके पास पहुँचे। तो आप लोग अपनी पहले जो समस्या है उसको दूर किया करिए, फिर हमें कहा करिए। अगर उसके बाद भी आपकी समस्या दूर नहीं होती तो हम फिर कुछ देखेंगे। हालांकि अन्य लोगों के साथ कोई इशू नहीं था, केवल 1 ही 2 लोग ऐसे हैं जिनको दिख नहीं रहा था और वो बड़े हार्श लैंग्वेज में बोल रहे थे कमेंट में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो, कि क्या मतलब है ऐसे क्वेश्चंस का? ना तो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना ऑप्शंस दिख रहे हैं। हद हो गई है, अपनी क्वालिटी नहीं देख रहे हो। चलो आगे देखें,
यहाँ आपसे कह रहे हैं कि लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। क्या यहाँ भारी वर्षा होती है? अगर ये भारी वर्षा होती तो हमने कितनी बार बताया कि लद्दाख रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान। तो अगर यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती तो ये रेगिस्तान होता ही ना। फिर देखिए, कह रहे हैं यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, जहाँ बारिश ही नहीं होगी वहाँ कहाँ से घने जंगल उग जाएंगे। तो ये देखिए, ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को हाइप नहीं किया है तो प्लीज़ बाबू वीडियो को हाइप कर दीजिए। यहाँ देखिए, हिमालय के पीछे होने के कारण यहाँ पे जो मॉनसूनी हवाएं हैं वो पहुँच ही नहीं पाती, और यही कारण है कि बारिश बहुत कम होती है, और ये एक ठंडा रेगिस्तान है, ये आपको पता ही है। फिर देखिए, सम्राट अशोक, महान अशोक, ठीक है, इनके द्वारा जो धम्म चलाया गया था उसमें क्या शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए, क्या बड़ों का सम्मान करना? तो भाई धर्म में तो ये सारी चीजें रहती ही हैं। देवताओं की पूजा और बलि, तो बस यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अशोक के धम्म में इस तरह के कोई भी प्रावधान शामिल नहीं थे, ये सब तो ब्राह्मणों के द्वारा चलाई गई कुरीतियां रही हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो अशोक का धम्म है ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। इसमें किसी देवता या पूजा का कर्म कांड या बलि वगैरह देने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ये एक नैतिक व्यवहार पर आधारित धर्म था। ठीक है, चलें आगे देखें। यहाँ से पूछ रहे हैं कि श्री नारायण गुरु ने जाति समानता के लिए कौन सा नारा दिया था, बताइए। क्या उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो फिर दयानंद सरस्वती जी ने फिर क्या कहा था? तो ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था चलो वेदों की ओर लौटो। दूसरा, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इसका उत्तर तो यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। और ये करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने दिया था 1942 में। ठीक है, कब? 1942 में। क्यों दिया था? तो उस टाइम पे गांधी जी के द्वारा स्टार्ट, मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू करने की मुहिम की गई थी। ठीक है, सत्यमेव जयते, ये कहाँ पे लिखा हुआ है जरा कमेंट करके बताइए। सबसे ज्यादा ना इससे जो क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम्स में, ये बनता है कि कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, बताइएगा कमेंट करके। और आपको ये याद रखना है कि केरल में इजावा जाति से संबंधित थे श्री नारायण गुरु जी, जो कि निम्न जाति मानी जाती है केरला में। चलिए आगे, कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में ग्राम भोजक के पद पर कौन हुआ करता था, बताइए। क्या वो गांव का सबसे गरीब किसान बेचारा, उसके लिए कौन सा पद है? कुछ नहीं। गांव का पुजारी, गांव का बड़ा भूस्वामी या राजा का सेनापति, बस जो बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, लैंड ओनर हुआ करते थे, उनको कहा जाता था ग्राम भोजक। आगे देखिए, ये पद कैसे होता था? आनुवंशिक होता था, यानी कि हेरिडिटी पर आधारित था। राजा अक्सर टैक्स वसूलने का काम करते थे, और कभी कभी पुलिस या न्यायाधीश का जो काम है वो भी इन्हीं के द्वारा कर लिया जाता था। फिर देखिए, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी प्रिवेंशन ऑफ मतलब कि एट्रोसिटीज एक्ट 1989 किन समुदायों को न्याय दिलाने की बात करता है, ये बताना है। बताइए, क्या केवल मतलब अल्पसंख्यक? तो अगर केवल दिखे तो वैसे ही समझ लाना चाहिए कि उत्तर रॉन्ग होने की संभावना है। आदिवासी और दलित, बस यही हो जाएगा, आदिवासी और दलित, इनको जो है ये न्याय दिलाने की बात की जाती है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि समय और प्रौद्योगिकी यानी टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को किसमें परिवर्तित कर सकते हैं, ये आपको बताना है। बताइए, क्या पदार्थों को कचरे में परिवर्तित करेंगे? तो फिर काहे बात का इम्पोर्टेंट प्रौद्योगिकी है, तब तो गलत होगा ना। संसाधन हो जाएगा, यानी कि रिसोर्सेस। ठीक है, तो आप टाइम दीजिए किसी भी मतलब कि किसी भी चीज़ को, और साथ में कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते रहिए, तो आज नहीं तो कल वो संसाधन बन ही जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखिए, तो किसी पदार्थ की उपयोगिता उसे क्या बनाती है? संसाधन। यदि पदार्थ की उपयोगिता नहीं है, एकदम बेकार मतलब कि एकदम किसी काम का नहीं है, तो समझ लीजिए वो संसाधन नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ था एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल, गंदा वाला। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि और समय के साथ तकनीक बदलने पर कोई चीज़ मतलब कोई बेकार चीज़ है ना वो भी संसाधन बन सकती है। जैसे बहते पानी से बिजली बहना, पहले जैसे ज्वार भाटा, देखिए ये जो ज्वारीय मतलब कि ऊर्जा बनाया जाता है। अब देखिए, पहले तो ज्वार भाटा आया करता था, लेकिन उससे लोग बिजली वगैरह नहीं बना पाते थे, उसको लोग यूज़ नहीं कर पाते थे, बस देखने भर का था कि हाँ ज्वार भाटा आ जा रहा है। लेकिन समय के साथ प्रौद्योगिकी में चेंज हुआ, आज देखिए उससे ज्वारी ऊर्जा बनाया जा रहा है। ठीक है, आज वैसे ही पवन की बात कर लें, पवन ऊर्जा, और वैसे ही सबसे ज़्यादा जो आजकल मोस्ट कॉमन हो गया है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, आप देखिए सूर्य तो आज से हज़ारों सालों मतलब कि हज़ारों लाखों साल पहले भी
निकलता था, लोग सूर्य में हाथ पैर अपना जाते थे, हाँ भगवान ठंडी बहुत है सेक जाए, इस तरह के काम करते थे। लेकिन देखिए आज समय और टेक्नोलॉजी ने उसको कहाँ से कहाँ ला दिया, आज हम लोग उससे कूलर फैन सब कुछ चला ले रहे हैं। ठीक है, तो बस समय और प्रौद्योगिकी ये दोनों मिलकर के किसी भी पदार्थ को संसाधन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव, ये आपसे कह रहे हैं कि एक आरंभिक गांव है जहाँ पे मतलब कि जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे अर्थात जो कृषक थे उनका निवास स्थान था। आपको बताना है कि इनाम गांव किस जगह पर स्थित था। क्या ये गुजरात में था? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में था? हाँ बिल्कुल। गुजरात में नहीं था, ये महाराष्ट्र में था। आपसे कोई पूछे कौन सी नदी के तट पर था तो आपको याद रखना है घोड़ नदी के तट पर था। ठीक है, इनाम गांव। ये देखिए जो इनाम गांव है वो भीमा नदी की सहायक नदी, घोड़े नहीं घोड़, ठीक है, घोड़ के किनारे है, जहाँ से गेहूं मतलब कि दाल, जौ, बाजरा इन सब के अवशेष मिले हुए हैं। चलिए आगे देखिए, राम सुंदरी देवी जी ने अपनी आत्मकथा आमार जीवन किस लैंग्वेज में लिखा था? बताइए, क्या उन्होंने हिंदी में लिखा, अंग्रेजी, बंगाली या फिर संस्कृत? तो हम सबको पता होना चाहिए बंगाली में लिखा था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंगाली। चलिए आगे देखिए, तो ये किसी भी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसमें उन्होंने एक गृहिणी के रूप में यानी एक हाउसवाइफ के रूप में छिप छिप कर पढ़ने लिखने का जो संघर्ष है उसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए भारत के भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो उसे किस रंग से दर्शाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, हरा से तो मैदान होता है, ठीक है, नीला से होता है पानी, ठीक है, नीला से पानी दर्शाया जाता है। बचा क्या हमारे पास? तो बचा हमारे पास पीला, इसका उत्तर हो जाएगा पीला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स हैं वो मैंने पहले ही बता दिए हैं। कह रहे हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने किस राजवंश या किस राजपूत वंश को हराने के बाद उनकी जमीन वतन जागीर के रूप में वापस कर दी थी? बताइए कौन है वो? क्या ये सिसोदिया राजपूत हैं, राठौर राजपूत हैं, कछवाहा है या फिर चंदेल? तो बस समझ लीजिए जिसकी बच्ची से शादी वादी करने का मौका मिलेगा उसी के साथ ये सब किए होंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, सिसोदिया राजपूत, ऑप्शन ए सही है। तो अब देखिए मुगलों ने सिसोदिया राजपूतों को हराने के बाद उनको उनकी जो जमीन वगैरह है वो सम्मान पूर्वक वापस कर दी ताकि वे मुगलों की अधीनता को स्वीकार करके अपना शासन वगैरह करते रहे। आगे देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका अंतिम व्याख्याकार कौन है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति नहीं, संसद, अटॉर्नी जनरल या फिर न्यायपालिका। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगी हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान तवारीख के लेखकों ने किस आधार पर आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह दी? पहला देखिए, लोकतंत्र और स्वतंत्रता। तो उस समय ना कोई लोकतंत्र था और ना ही कोई स्वतंत्रता थी। ठीक है, पहला तो गलत है। शिक्षा और योग्यता की भी कोई बात नहीं थी और धर्मनिरपेक्षता जैसी कोई भी बात उस टाइम पे देखने को नहीं मिलती। ये तो वो सारे गुण हैं जो आजादी के बाद मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक तो जन्म सिद्ध अधिकार और दूसरा लिंग भेद। ठीक है, हमेशा ही पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता था और उनका ऐसा मानना था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के अधीन रहें, यही आदर्श व्यवस्था है जो कि भगवान ने बनाई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि भारत में जो शरद ऋतु है यानी कि जो मतलब मानसून वाला टाइम आता है, रिट्रेटिंग मानसून, उसके दौरान पवन किस दिशा में बहती है? ये दिशा आपको एकदम पता होनी चाहिए। कह रहे हैं समुद्र से स्थल की ओर। तो समुद्र से स्थल की ओर तो हवा उस टाइम पे बहती है जब हमारे यहाँ मानसून की एंट्री होती है। ठीक है, दूसरा स्थल से समुद्र की ओर तो जब हमारे यहाँ से मानसून जा रहा होता है तब बहती है। पठार से मैदान की ओर इसका कोई मतलब ही नहीं है। पर्वतों से घाटी की ओर, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो ये जो शरद ऋतु की बात हो रही है यानी कि रिट्रिएटिंग मानसून की बात हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं लौटता मानसून। क्या कहते हैं? लौटता मानसून। और इस टाइम में जो हवाएं हैं वो कैसी बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, तो मानसून जब आता है उस टाइम पे कैसे बहती हैं हवाएं? समुद्र से स्थल की ओर। और लौटते हुए मानसून के दौरान स्थल से समुद्र की ओर हवाएं बहती हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए,
कह रहे हैं कि एक शिक्षक यानी एक कोई टीचर है कक्षा में ग्लोब और प्रकाश स्रोत यानी कि ग्लोब एंड लाइट सोर्स समझ लीजिए। ग्लोब पृथ्वी है और प्रकाश सोर्स के रूप में जो भी लिया है उसको आप सन समझ लीजिए यानी कि सूर्य समझ लीजिए। कह रहे हैं कि इसका उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस में आपको वो घटना बतानी है जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने या पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमने से संबंधित ना हो। पहला देखिए रोटेशन, तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है और मतलब घूमती रहती है। दूसरा दिन और रात, तो हाँ पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसी वजह से दिन और रात की घटना होती है। और क्यों होती है, क्योंकि घूमते हुए पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य के विपरीत होता है वहाँ रात होती है, तो ये भी होगा। मौसमी परिवर्तन, तो हम सब जानते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन वर्षा का वितरण ये बिल्कुल भी इससे नहीं बताया जा सकता कि किस जगह पे कितनी वर्षा होगी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, और हाँ ये आप ध्यान से देखिए, जो थीमेटिक मैप होता है ना, थीमेटिक मैप, उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं, मतलब उससे हमें ये पता चलता है कि किस जगह पे कौन सी जगह है वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसको वहाँ पे लोकेट किया जाता है। फिर देखिए कह रहे हैं कि भक्त कवियत्री, अब बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है, कवियत्री होता है या फिर कवयित्री होता है, बताइए फौरन बताइए, क्योंकि खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट करने के लिए कि कवयित्री सही लिखा है कि गलत लिखा है। वैसे मैं जिस तरह से उच्चारण कर रही हूँ आपको समझ आना ही चाहिए कि कैसा है, शुद्ध शुद्ध लिख करके आप मुझे बताइए। कह रहे हैं कि भक्त कवियत्री महारी चोखा की कविता के अनुसार मानवीय शुद्धता किसमें निर्धारित है या किससे निर्धारित होती है। पहला देखिए जन्म से, तो जन्म से तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब कि समाज सुधारक ये कभी नहीं कहेगा कि जन्म से मानवीय शुद्धता निर्धारित होती है। ठीक है, कह रहे हैं किए गए कार्यों से या हमारे विचार और विश्वासों से या फिर ईश्वर के आशीर्वाद से, बताइए। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारे विचारों और विश्वासों से। ठीक है, तो जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए लोग होंगे वो सब इसी तरह की बातें करेंगे कि कर्म से या जन्म से, मतलब कि जन्म से तो बिल्कुल भी मानवीय शुद्धता को निर्धारण की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, कर्म से एक बार हो भी सकता है और कर्म से ही संबंधित है ये हमारे विचार और हमारे विश्वास। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है ये आपको बताना है, यानी कि आप वो कौन सा उपाय करेंगे जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाए। पहला देखिए मल्च बनाना, तो हाँ मल्च तो बनाया जाता है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए। वेदिका फॉर्म लगाया जाता है, बीच में फसलों को भी उगा सकते हैं, तो हाँ सारी की सारी चीजें सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि 12वीं सदी में मंदिर निर्माण की शैली में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन आए, बताइए। क्या लोहे का प्रयोग बंद हो गया, तो ऐसा हुआ होगा क्या। फिर दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का जो भार है यानी कि जो मेहराब है वो डाले जाने लगे, तो बस यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और ध्यान रखिएगा इसे कौन सी शैली कहा जाता था, तो चापाकार शैली कहा जाता था, और इसके निर्माण में चूना पत्थर और सीमेंट का जो प्रयोग है वो भी बढ़ गया था। फिर देखिए कह रहे हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्रोत है, यानी कि जिस मूल लेखक ने कोई पॉइंट लिख दिया था उस मूल लेखक को छोड़ करके या उस पॉइंट को लेकर के दूसरा उससे मिलता जुलता जो पॉइंट लिखा जाएगा उसे हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया हुआ था कि रामायण जो है वो प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, क्या है, प्राइमरी सोर्स है। क्यों, क्योंकि वो शुद्ध लिखा, मतलब कि वो वही वाला रामायण है जो वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ था। ठीक है, वो रामायण है लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ है। उसका जो सेकेंडरी सोर्स है वो रामचरितमानस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम वही कंटेंट है, बस लैंग्वेज बदल करके अपनी लैंग्वेज में रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिख दिया गया। ठीक है, तो जो प्राथमिक सोर्स है उसको छोड़ करके या उससे यूज करके उसी के कंटेंट को यूज करके जब कोई और दूसरा कंटेंट बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल उसे छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी की बात करें। ठीक है, जैसे
एनसीईआरटी लिखुटी है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि दोबारा से पब्लिश करने के लायक ये नहीं है, अर्थात आप इसको दोबारा से पब्लिक नहीं कर सकते हैं, ये कॉपीराइट है एनसीईआरटी का। लेकिन उसके जो नोट्स हैं उसको हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते? आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स हैं जो एनसीईआरटी के नोट्स बेचते हैं, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी आपको नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करके देती हूँ, लेकिन जो हाईलाइट करके दिया है वो तो प्राइमरी सोर्स ही है। आप जिन कंटेंट को, उसी एनसीईआरटी के जिस कंटेंट को मैंने हाईलाइट कर दिया और ये कह दिया कि देखो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर उसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं अपने लैंग्वेज में किसी और पेज में छाप करके आपको दे दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का। चलिए, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा द्वितीयक सोर्स का एग्जाम्पल है। बताइए, क्या अशोक के शिलालेख? तो भाई ये तो प्राइमरी है, क्योंकि अशोक ने बनवा दिए तो बनवा दिए। भारत का संविधान, तो जो हमारा मूल संविधान है वो तो प्राइमरी है, लेकिन अगर उसी को हम लोग भारत के संविधान को ही एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं तो वो फिर क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स है। तो भारत का संविधान तो प्राइमरी है। अब कह रहे हैं अवनींद्र नाथ की पेंटिंग। ये जो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, जिनके द्वारा भारत माता जी की पेंटिंग बनाई गई थी, पहली बार किसी ने मतलब कि इस तरह से डिनोट किया था, एक माता के रूप में, या ये कहें कि चित्र के रूप में भारत को चित्रित करने का जो काम किया गया था वो अवनींद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि ये भी प्राइमरी हो गया। बचा हमारे पास क्या, कि C.A. बेली के द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स है, ऑप्शन सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, और मैं एक छोटी सी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आज मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम तक मेरे 3K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। कितने? 3000, ठीक है। तो आप लोग बस लगातार देखते रहिए वीडियोस को, खुद भी शेयर वगैरह करते रहा करिए, धीरे धीरे देखिए फिर आंकड़ा कहाँ तक जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन लिंग रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ता है, यानी कि उसके खिलाफ है। पहला देखिए, कह रहे हैं एक माँ का चाय बनाना, तो भैया ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स ही है ना, कि मम्मी ही घर का काम करेंगी, पापा काहे करेंगे, पापा का काम तो बाहर का है, तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, तो ये तो गलत है। कह रहे हैं एक महिला का लिपस्टिक लगाना, तो अगर कोई पुरुष लिपस्टिक लगा रहा होता तब तो हम कहते हैं कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहा है, लेकिन महिलाएं तो सस्ती संवरती रहती ही हैं, ये तो आम बात है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, एक लड़की का फुटबॉल खेलना, हाँ ये तो भाई मतलब कि लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ रहा है, ठीक है। आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि आपको लग रहा है ये तो बहुत आम बात है, आम बात नहीं है, ठीक है। आज भी महिलाओं को, हम लोगों के यहाँ गाँवों में ना बच्चियाँ जब खेलती हैं तो ए चल घर में चूल्हा बर्तन करे कहा है, ये लड़का के काम हटे तो है काम ना हटे, बहुत खेले खुद गुड़िया गुड़िया से खेल रहा, नहीं चिबड्डी बुड्डी खेल रहा। तो ये जो है ना, ये क्या है, लिंग रूढ़िवादिता, ठीक है। तो अगर कोई लड़की फुटबॉल खेल रही है तो समझ लीजिए कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने वाला काम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी एक महिला ऑफिस जा रही है तो जो पति हैं वो पीछे पीछे जा रहे हैं बॉडीगार्ड की तरह, तो ये क्या है, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप ही है ना, उनको भरोसा नहीं है कि हमारी पत्नी खुद जा सकती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं, कहना संसाधनों के वर्गीकरण का सही मिलान कौन सा है। पहला देखिए, विकास का स्तर, जैव अजैव, यानी कि कहाँ से उसका उद्भव हुआ है, या तो वो जैविक होगा या तो अजैविक। दूसरा, उद्गम, या तो वो नवीकरणीय होगा या तो अनवीकरणीय। तीसरा देखिए, वितरण, या तो सर्वव्यापक होगा अर्थात हर जगह मिलेगा, या फिर किसी एक विशेष जगह मिलेगा, स्थानिक होगा। भंडार, या तो वास्तविक होगा या तो संभाव्य। बताइए कौन सा सही मिलान है, यह आपको बताना है। बस भैया वितरण यही एकदम सही है, कि या तो सर्वव्यापक होगा यानी कि हर जगह मिल जाएगा, और दूसरा स्थानिक होगा, किसी एक विशेष स्थान पे ही मिलेगा, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए, नई दिल्ली की वास्तुकला जैसे राष्ट्रपति भवन की शैली का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला देखिए, कह रहे हैं कि राष्ट्र मतलब कि जो अंग्रेजों के द्वारा राष्ट्रपति भवन या उस तरह उस टाइम पीरियड में जो भी वास्तु शैली बनाई गई, वास्तुकला बनाई गई है, क्या उसके जो मेन पॉइंट होता है वो ये था कि वो लोग भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। तो अंग्रेज तो ये सब कुछ नहीं करना चाह रहे थे। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि अंग्रेज यदि भारत में मुस्कुरा रहे थे तो उनके मुस्कुराने में भी उनका हित था, मतलब वो लोग बिना हित के मुस्कुराते भी नहीं थे। तो आपको लग रहा है कि वो किसी वास्तुकला का यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, नहीं ना। फिर देखिए,
पर्यटकों को आकर्षित करना। तो क्या ये कारण था कि यहाँ पर्यटक आएंगे तो भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ अच्छा तो वो सोच ही नहीं सकते थे। ध्यान रखिएगा, वो लोग जो भी वास्तुकला को यहाँ पे डेवलप कर रहे थे, उसके मूल में जो निहित था वो था कि वो ब्रिटिश सत्ता की महत्ता और एव को मतलब एकदम ऐसा मतलब इस तरह से बताना चाहते थे कि देखिए हम लोग कितने डेवलप्ड हैं, इतनी विशाल विशाल बिल्डिंग वगैरह बनाने की क्षमता हम में है। मतलब अपने आप को एकदम हवा बताने के लिए इस तरह की हरकतें किया करते थे। ठीक है, फिलहाल के लिए उन्होंने जो भी किया होगा, जिस भी मतलब जिस भी नियत से किया होगा, जब उनको लात मार के खदेड़ दिया गया तो उसके बाद तो हम लोगों के काम ही आ रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे। क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा मतलब अंतर है? दरअसल कल से आज तक के भर में मैंने इतना ज़्यादा मीठा खाया है, इतना ज़्यादा मीठा खाया है कि मेरी आवाज़ ना पता नहीं कैसे हो गई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर से मीठा जो है वो बाहर आ रहा है और आवाज़ स्पष्ट मतलब क्लियर निकल ही नहीं रही है। तो मैनेज कर लीजिएगा अपना। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ भाई, देख मीठा जो खा लिया है खा लिया, अब आगे से ध्यान रखूँगी। कोई बात नहीं, चलिए देखिए। कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अंत में, अब हम लोग देखते हैं ना कि जब चैप्टर खत्म होता है तो उसके लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं सॉल्व करने के लिए। कुछ एमसीक्यू रहते हैं, कुछ जो है थोड़ा बहुत मतलब कि वैसे होते हैं ना कि हम लोग उसको डिटेल में समझाएं, इस तरह के। तो कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक के अंत में जो दिए गए प्रश्न होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए, क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए? कह रहे हैं केवल परिभाषाएं याद कराना। बच्चों को केवल परिभाषाएं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, रटंतु तोता तो उनको बनाना ही नहीं है। पहला तो वैसे ही गलत हो गया। फिर देखिए, कह रहे हैं विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करना। बस बस यही होना चाहिए। ठीक है, कि बच्चों ने क्या सीखा है वो अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब कर सके, यही मेन कारण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि 19वीं सदी के समाज सुधारक पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के आश्रय के लिए विधवा गृह की स्थापना कहाँ की थी? तो क्या ये मुंबई में था, चेन्नई, पुणे या फिर कोलकाता? ध्यान रखिएगा, पुणे में था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। और यहाँ देखिए, पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह, जिसका नाम क्या था, शारदा सदन, ये आपको याद रहना चाहिए, उसकी स्थापना की, जहाँ ससुराल वालों के हाथों से प्रताड़ित की गई जो महिलाएं हैं उनको पनाह दी जाती थी और उनको कुछ वर्क भी सिखाए जाते थे। चलिए आगे। यहाँ आपसे क्या करें कि शंकुधारी वन यानी कि कैनिफेरस फॉरेस्ट के वृक्षों की लकड़ी कैसी होती है और उसका मुख्य उपयोग क्या होता है? आप लोगों ने उत्तर तो देख ही लिया है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जाने दीजिए। नरम लकड़ी यानी सॉफ्ट वुड, और माचिस की पैकेजिंग ये सब बनाने में ये उपयोगी होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, शंकुधारी वन जिनको टैगा कहा जाता है, कहाँ मिलता है? 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश में मिलता है। ठीक है, इसमें आपको जो पेड़ पौधे मिलेंगे वो शंकुधारी होते हैं, अर्थात शंकुआकार होते हैं, जैसे चीड़ है, देवदार है। इनकी लकड़ी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, नरम होती है। उपयोग लुगदी बनाने में अर्थात कागज बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अखबारी कागज हो गए, माचिस और पैकेजिंग के जो बक्से वगैरह हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो इसका क्या परिणाम होता है, ये आपको बताना है। बताइए, क्या दिन और रात नहीं होते? दूसरा, ध्रुवों पर बर्फ नहीं होती। तीसरा, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। या फिर पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती। बताइए, यदि वो अपने एक्सिस पर जो 23.5 डिग्री झुकी है वो झुकी ना होती तो क्या ना होता? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन सी ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बता रहे हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव ही ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। ठीक है, यदि ये झुकाव नहीं होता तो प्रदीप्ति वृत्त, अब मुझे कमेंट करके बताइए प्रदीप्ति वृत्त क्या है? मैंने बताया हुआ है, हमेशा देशांतर रेखाओं से मेल खाता और मौसम चेंज ही ना होता। चलिए, कह रहे हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर सकते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर भाई उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बताइए। और इसी को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या अंटार्कटिका है? क्या नहीं। दक्षिण अमेरिका है? अफ्रीका नहीं। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और इसको क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जहां वायु की परत बहुत पतली और हल्की गैसें वहां पे तैरती हैं? पहला देखिए, क्या ये मध्यमंडल है, बहिर्मंडल है, समताप मंडल या फिर बाह्य वायुमंडल? ये आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा एग्जोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। अब कुछ लोग ना बहिर्मंडल को बरहीमंडल लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। उड़ंकुरा जो यहाँ है, जो रेफ है ना, वो हाँ पे नहीं लगता, माँ पे लगता है। इस बात को ध्यान से देखिए। आगे देखिए, और कौन सी गैसें हैं ये भी पता होना चाहिए। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो हल्की गैसें हैं उनकी बात हो रही है। कह रहे हैं एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों को रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह में अंतर समझाना चाहती है। कौन सा एग्जाम्पल वो देगी? और इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पूर्वाग्रह का है। ठीक है, कह रहे हैं कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, होता तो है इस तरह का पूर्वाग्रह। गांव के लोग अज्ञानी और अंधविश्वासी होते हैं। फिर लड़के रोते नहीं हैं। अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। बताइए। तो आप देखिए कि पूर्वाग्रह लोग इस तरह का भरे रहते हैं अपने मन में कि गांव के लोग अज्ञानी और अंधविश्वासी होते हैं। ऐसा नहीं है। इस तरह के पूर्वाग्रह से आप लोग बाहर निकलिए। मैं भी गांव से ही हूँ, मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं गांव से ही जो निकल के काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब भर गया है लोगों के मन में ना कि गांव के लोग अज्ञानी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आगे देखें, और इस बात को पढ़ लेना है आपको। पता चला कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बस जितना हम करवा दे रहे हैं उतने में ही संतोष है, नहीं। पीडीएफ मिल जाती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ 200 एमसीक्यू ज्योग्राफी के जो मैंने सॉल्व करवाए हैं उसकी पीडीएफ भेज दी गई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा अपना। कह रहे हैं भारत सरकार ने बालवाड़ी यानी क्रेच सुविधा अनिवार्य कर दी है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। कितनी बताइए भाई? 30 से अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ देखिए एक पॉइंट जहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कई श्रम कानून जैसे भवन और अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत 30 से अधिक महिला कर्मचारी होने पर क्रच की सुविधा अनिवार्य है। लेकिन यहाँ देखिए जो मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 है उसमें ये सीमा 50 कर्मचारी पे की गई है। लेकिन सीटेट में एनसीईआरटी पे जो डाटा दिया गया है वही पूछा जाता है और एनसीईआरटी में 30 दिया गया है। यहाँ से कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, यानी कि पहला विश्व युद्ध, इसके दौरान भारत में चमड़ा श्रमिकों की जैसे मदिगा समुदाय के लिए कौन से अवसर पैदा हुए थे? बताइए। जो चमड़ा श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार का कौन सा अवसर पैदा हो गया था पहले विश्व युद्ध में? कह रहे हैं उन्हें सेना में भर्ती किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चमड़े के कारखाने भी बंद नहीं हुए थे, विदेशों में भी भेजा नहीं गया था, बल्कि जो सेना है ना उसके लिए जूतों की डिमांड बढ़ गई थी, तो बेचारों के पास काम करने का जो अवसर है वो बढ़ गया था, अर्थात बी सही है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से कह रहे हैं कि 19वीं सदी में लोग कई लड़कियों को स्कूल भेजने से क्यों मना करते थे? बताइए क्या इसके पीछे का कारण रहा होगा? स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी तो फिर लड़की और लड़कों दोनों को ही मना करते, केवल लड़कियों को क्यों मना कर रहे हैं? दूसरा, उन्हें लगता था कि घरेलू काम छूट जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी, जैसा कि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है। मेरा एक भाई है, भाई का मतलब है मामा का लड़का, कल हमारे साथ थे वो, और वो हमको बता रहे हैं कि जहाँ आज से कुछ टाइम पहले मतलब लोग शहर में आकर के कितना चेंज हो जाते हैं। ऐसे लोग जो गांव में केवल सूट पहना करते थे, वो लड़कियां आज शहर में आकर के मतलब अपने शरीर को खोल के चलना पसंद करती हैं। आप लोग बताइए क्या ऐसा होता है क्या? मतलब कि आप लोग भी ये मानते हैं कि गांव में रहने के बाद अगर लोग शहर में जाते हैं तो इस तरह का चेंजेस आता है? मुझे तो लगता है कि लोग बस ये कोशिश करते हैं कि आप जिस जगह पे हो उसके कल्चर के हिसाब से ढल जाओ। बाकी कुछ लोग अगर चेंज हो जाते हो तो हो जाते हो, लेकिन सामान्यतः तो यही होता है ना कि आप जहाँ पे हो वहाँ के कल्चर को आपको फॉलो करना होता है, वरना लोग आपको बहन जी बुलाएंगे। खैर आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि लोकतंत्र में जो मीडिया है उसकी सही भूमिका क्या होनी चाहिए? कह रहे हैं सरकार की हर नीति का समर्थन करना, जैसा कि आज की हमारी मीडिया कर रही है। नहीं, ये मीडिया का काम नहीं है। दूसरा देखिए, केवल एडवर्टाइजमेंट की बात करना, तो ये भी नहीं है। तो संतुलित रिपोर्ट देना और सभी पक्षों के दृष्टिकोण पर चर्चा करना, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, जो कि आज की जो हमारी मीडिया है यही एक काम छोड़ के बाकी सारा काम कर रही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस को प्रोत्साहित करने वाली कौन सी सरकारी नीतियां हैं, यानी कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली कौन सी नीतियां हैं, ये बताना है। क्या मुफ्त राशन और मोबाइल वितरण, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और न्यूनतम मेहनताना कानून, तो बस यही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। फिर देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है लोगों के साथ ना, उसका
भरपाई करने के लिए आरक्षण लाया गया है। लोग आरक्षण को लेकर के बहुत दिक्कत में रहते हैं। कह रहे हैं कि न्यूनतम वेतन कानून मजदूरों को शोषण से बचाता है, और ये दोनों ही चीजें क्या हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और न्यूनतम मेहनताना मजदूर, ये दोनों सामाजिक न्याय के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं भूतपूर्व रियासत जो है श्रेणी भारत में कब लागू थी? 1947 से 1950, या फिर 47-48 से 1956, या हमेशा के लिए, या कभी नहीं। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा 1947-48 से 1956 तक, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। यहाँ देखिए, तो 1956 में राज्य का जो पुनर्गठन आयोग आया, 1956 में राज्य पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। कह रहे हैं कि उसके लागू होने से पहले रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों जैसे पार्ट बी, पार्ट ए, मतलब पार्ट का, पार्ट खा, पार्ट ग, पार्ट घा, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। घा में केवल एक मतलब राज्य था, तमिलनाडु, पढ़ा है कि नहीं? कह रहे हैं इसके रूप में रखा गया था, और 1956 के बाद ये जो श्रेणी है वो खत्म की गई। क्यों खत्म की गई? क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन ला दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन ना ऐसे ही बन जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। चलिए, कह रहे हैं कि अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को रखने का उद्देश्य क्या है? पहला, कह रहे हैं पृथ्वी को मानव आवास के रूप में समझना, बात तो ठीक ही लग रही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना, ये भी ठीक है। भारत के अतीत और विकास को समझना, सारे के सारे विकल्प इसमें एकदम सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत दुख है इस तरह के क्वेश्चन को देख करके। तो समय की गणना यानी कि टाइम कैलकुलेशन से क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच पर 0 डिग्री देशांतर है, लंदन का जो ग्रीनविच है, अगर वहाँ पे 0 डिग्री देशांतर पे अभी दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? हम लोग सब जानते हैं कि भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, अर्थात अगर लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ क्या होगा? 5:30 बजा होगा। सुबह का या फिर शाम का? शाम का बजा होगा, यानी कि हम लोग 5:30 घंटे आगे, अर्थात शाम के 5:30 बजे होंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए क्लॉक में लिखा रहता है +5:30 GMT, ठीक है। चलिए, कैसा निकाला जाता है? ऐसा निकाला जाता है, अब देखिएगा। कह रहे हैं एक सक्रिय ज्वाला, देखो तो ज्वालामुखी याद आ रहा है, जाने दीजिए। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि आप कैसे जानेंगे कि वो कक्षा जो है वो एक्टिव है, पैसिव नहीं है। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, ठीक है, यानी कि शांत नहीं है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ क्रियाकलाप वगैरह कर रहे हैं, ये बात है। बताइए, कह रहे हैं शिक्षक व्याख्यान देते हैं और छात्र चुपचाप सुन रहे हैं, तो भैया छात्र फिर एक्टिव कहाँ हैं? फिर वो तो आधे बच्चे सो रहे हैं, आधा सुन रहे हैं। सुन क्या रहे हैं? बस मतलब क्लास में हैं, अपनी मौजूदगी दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो गलत है। फिर देखिए दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों पे उत्तर लिखवाए जा रहे हैं, तो क्या इसको हम लोग कहेंगे कि मतलब कि छात्र बहुत एक्टिव हैं? चुप करो, कितना खराब लगता है इस तरह का जब काम टीचर करवाते हैं। तो मन करता था क्या आपका कि चलो सर जी बोल रहे हैं हम फटाफट लिखते जाएं? नहीं ना, मज़ा नहीं आती। तीसरा देखिए, छात्र चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ बस बस, इसको देख के लगेगा कि हाँ सारे के सारे छात्र एकदम एक्टिव हैं, ठीक है। आगे देखिए, और रटने पे जोर और दिया जा रहा है तो फिर कोनो मतलब की बातें नहीं है। जैसे प्राइमरी विद्यालय में आपने बचपन में देखा होगा कि एक गोला बनवा दिया जाता था, सारे बच्चों को एक साथ बैठा के बीच में एक बच्चे को खड़ा करा दिया जाता था और वो रटाता था, का से कबूतर, पूरा एकदम गला फाड़ फाड़ के, खा से खरगोश। याद है कि नहीं आप लोगों को? हमने तो भाई ये सब फील किया है अपने जीवन में। आगे देखिए, यहाँ देखिए, छात्र चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। और NCF 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ना CDP के लिए इसको एकदम चाट के जाइएगा, वो क्वेश्चन इससे बनता है। तो जो NCF 2005 है, इसके अनुसार ज्ञान का निर्माण बच्चे सक्रिय रहकर करते हैं, ना कि निष्क्रिय श्रोता बन के। अर्थात केवल टीचर आकर के लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे वहीं पे ऊँघ रहे हैं, अंघात है तरीके जमा रहे हैं, अंघा रहे हैं, तो क्या होगा? फिर वो एक्टिव नहीं है, सीख ही नहीं पाएंगे कुछ। उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, इसने क्या प्रमुख बदलाव किए? बताइए, जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में आया था उससे क्या परिवर्तन हुआ है? तो महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया, तो 3 तलाक वाला मसला है क्या? नहीं ना। केवल अविवाहित बेटियों को संपत्ति का अधिकार मिला, ऐसा नहीं, ये सब नहीं। देखिए, पिता की संपत्ति का बंटवारा लड़की, लड़का और माता के बीच, कुल मिलाकर के महिलाओं को, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको संपत्ति का अधिकार मिला हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी वाला।
और जाहिर सी बात है लैंगिक समानता को लाने के लिए, नहीं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, मतलब कि स्रोत है या फिर क्या बोलेंगे, सोर्स, स्रोत बोलेंगे, जो भी बोलें, बस आप लोग समझ जाइए कि मैं सोर्स कह रही हूँ बस। तो क्या ये सोलर ऊर्जा परंपरागत है, सदियों से हम लोग ये यूज करते आ रहे हैं? नहीं ना, ये तो प्रौद्योगिकी का कमाल है कि हम लोग सूर्य की एनर्जी को सोलर के रूप में परिवर्तित कर पाए, ये तो नहीं होगा। वही हालत ज्वारी ऊर्जा का भी है, ये भी नहीं होगा। पवन ऊर्जा का भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन यानी कि कोयला जलाना, लकड़ी जलाना, कंडे जलाना, ये सब पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल मिले हैं, इनमें से एक महिला के कंकाल की पहचान करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? कई बार बता चुकी हूँ, तो टाइम नहीं लॉस करते इसमें। ध्यान रखिएगा, हड्डियों की संरचना। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद जो महिलाएं हैं उनके कूल्हे वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और अगर कहें कि एक लड़की और एक लड़का का कंकाल है, उसमें आपको पहचानना है, तब नहीं पहचान पाएंगे। केवल महिला पुरुष को पहचान पाएंगे, वो भी तब जब महिला ने बच्चे को पैदा किया हो तब। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की शासिका रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, उसने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया, मैंने बताया हुआ था। नहीं, इन्होंने नहीं, रानी रुद्रमा देवी जो कि काकतीय राजवंश की शासिका थी, उन्होंने इस तरह का काम किया था, तो ये तो गलत। तवारीख के लेखकों ने उसके शासन का समर्थन किया? बिल्कुल नहीं, वो लोग तो सीधे ही बता रहे थे कि जो महिला है ना, वो पुरुषों के पैर की जूती है, उसको पुरुष के अधीन होना चाहिए। समर्थन नहीं कर रहे थे, बस अंदर से जल जल के मर जा रहे थे और अंत में एक दिन रजिया को भी मार दिया। चलिए आगे, कह रहे हैं कि मिनहाज सिराज ने इस बात को स्वीकार किया कि वो अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी। हाँ, ये बात सही है कि हाँ, वो इस बात को स्वीकार तो कर रहा था कि वो अपने भाइयों से योग्य है, सक्षम है, लेकिन वो एक महिला को शासिका के रूप में देखना बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा था। चौथा, उसने कभी पर्दा नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने पर्दा भी किया था, लेकिन बाद में फिर वो पुरुषों की तरह थोड़ा वेशभूषा रखने लगी थी, क्योंकि आप पर्दे में रह करके शासन कर ही नहीं पाओगे, इस बात को आप समझिए। आप एक हाथ का घूंघट काढ़ के सोचो कि प्रशासन का काम कर लोगे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कह रहे हैं वेदों की रचना हुई, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक। सबसे लास्ट में तो चरक ही आएंगे। ओहो हो, इसमें ना दरअसल वो नहीं दिया, कूट नहीं दिया, डायरेक्ट उत्तर दे दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलान कर लीजिए। सबसे पुराना है वेद। ठीक है, वेदों की जो रचना हुई है आज से 3500 साल पहले। उसके बाद फिर आप देखिए महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई आज से 3000 साल पहले। उसके बाद इनाम गांव में जो कृषक हैं उनके निवास की बात आज से 3000 से 2700 साल पहले। और जो चरक हैं वो तो पहली शताब्दी के हैं। ठीक है, पहली शताब्दी मीन्स आज से लगभग 2000 साल पहले। देखिए, तेलंगाना राज्य पहले भारत के कौन से राज्य का हिस्सा था, ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना के रूप में अपना नया स्टेट बन जाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों की मुख्य विशेषता क्या है? कह रहे हैं केवल परिभाषा, अब केवल लिखा है तो वैसे ही हट जाना है। ये संस्थाओं और प्रक्रियाओं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करती हैं। तीसरा, ये लोगों और क्षेत्रों के विविध ठोस उदाहरणों और कथा चित्रों का उपयोग करती हैं। और रटने को बढ़ावा देती हैं, गलत। बस जो थोड़ा लेंदी सा ऑप्शन दिखे उसी पे हमेशा जो है मूव ऑन कर जाना चाहिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। हालांकि इस पॉइंट का उत्तर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि समाज सुधारक संगठन फॉर एग्जाम्पल प्रार्थना समाज, इनके बारे में आपको सही कथन बताना है। ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में कह रहे हैं इसे केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार किया है। तो ये जो प्रार्थना समाज है इनके द्वारा केवल और केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार किया गया। केवल लगा है, अलर्ट हो जाइए। कह रहे हैं इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नहीं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसने जाति प्रथा के उन्मूलन और विधवा विवाह का समर्थन किया और सभी धर्मों के विचारों से प्रेरणा ली। तो बस यही हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कितना सकारात्मक ये विकल्प है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्या इसमें दिया है? और आगे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं।
PDF मिल जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं कि नैदानिक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहे हैं छात्रों को पास या फेल कराना। रे भैया, इसका क्या मतलब हुआ? रैंक देना भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के सीखने में आ रही कठिनाइयों को और उनके पूर्व जो ज्ञान है उसको समझना, ये हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी वाला। फिर देखिए, अमेजन बेसिन की बात हो रही है। मैंने बताया हुआ है 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य अमेजन बेसिन का फैलाव है। कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में क्या सही है। वे मुख्य रूप से गेहूं खाते थे? नहीं। वे कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते थे? एकदम सही बात है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बारिश कम होती है? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास वाला इलाका है और इग्लू में नहीं रहते। इनके द्वारा और कई तरह के घर, ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बारिश वाले इलाके में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इग्लू तो बर्फ में रहने वाले लोग अपना घर बनाते हैं। फिर देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के अनुसार चिकित्सकों को कौन सी दवाइयाँ निर्धारित करनी चाहिए? बताइए, क्या उन्हें मतलब कि पेटेंट दवाइयों के बारे में कहना चाहिए कि जाइए ये वाला पेटेंट दवा है उसको खाइए, या फिर जेनरिक? तो ध्यान रखिएगा, जेनरिक दवाओं को रिकमेंड करने के लिए किया गया है, कहा गया है इस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कल मैं अपनी मम्मी के लिए दवा लेने गई थी, तो दुकानदार जो है यानी कि जो मेडिकल स्टोर के संचालक हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए जो मैं दवा लेने गई थी उसके लिए कह रहे हैं कि देखिए मेरे पास इसकी पेटेंट दवा है, कहिए तो दे दूँ। हम कहे जेनरिक दवा दीजिए ना भैया। तो कह रहे हैं कि क्या बताऊँ, मेरे पास जेनरिक है ही नहीं आज। तो हम कहे फिर दीजिए मजबूरी में। जब उन्होंने दवाई ववाई दी तो उसके बाद कह रहे हैं कि गांव में तो सारे लोग कहते हैं कि उनको पेटेंट दवा चाहिए, क्योंकि मतलब वो जो जेनरिक दवा है वो काम नहीं करती हैं। कोई समझदार इंसान दिखा कि जो कह रहा है नहीं नहीं हमको जेनरिक दवा देनी चाहिए, क्योंकि चाहे जेनरिक दवा लो चाहे पेटेंट दवा लो, काम उतना ही करेगा। जेनरिक दवाएं सस्ती हो जाती हैं, पेटेंट वाली महंगी रहती हैं। तो आप लोग भी पैसा बचाइए। वैसे ही जब देखिए तब दवा वगैरह का काम लगा ही रहता है, तो हमेशा ही प्रयास किया करिए कि जेनरिक दवाओं को ही लें, पेटेंट दवा ना लें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और ये गांव के लोगों में ना तो इस तरह की जो धारणा है, पता नहीं कौन भर के रख दिया है कि जितनी महंगी दवा लिया भैया उतना ही काम करा था। पता नहीं कौन ये सब सिखाता है। कह रहे हैं निष्पक्ष सुनवाई यानी कि फेयर ट्रायल के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला, मुकदमा बंद कमरे में होना चाहिए। अच्छा, बंद कमरे में तो कुछ और ही हो जाएगा फिर। कह रहे हैं बचाव पक्ष के वकील को गवाहों से जिरह करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, यही निष्पक्ष सुनवाई का मतलब ही हुआ, ऑप्शन बी। फिर देखिए, अकबर ने सुलह कुल या सर्वत्र शांति की नीति क्यों अपनाई? बताइए, क्या उन्हें युद्ध पसंद नहीं था? अगर युद्ध पसंद नहीं था, वैसे देखिए युद्ध किसको पसंद होता है? किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन लोग अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए युद्ध करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये तो उत्तर ही नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने देखा कि धार्मिक विद्वानों की कट्टरता समाज में विभाजन पैदा करती है। तो हाँ, यही हो जाएगा। कम से कम कोई ऐसा शासक था जिसके पास ना ईश्वर ने ये नज़र दी हुई थी कि वो ये सब देख सके, वरना तो सब खुद ही धार्मिक रूप से कट्टर हो जाते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों के काल में भारतीय समाज की श्रेणीबद्धता यानी हायरार्की पर क्या प्रभाव पड़ा? कह रहे हैं समाज सरल हो गया? बिल्कुल नहीं, समाज तो काफी जटिल हो गया था। ठीक है, जनजाति समाज और जटिल हो गया और असमान वर्गों में बट गया, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, और ये एक ही लाइन में उत्तर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको खुद से पढ़िएगा, PDF में भेज दूंगी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ के आप कितना समझ लेंगे। दूसरा, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित वृत्त चित्र, हाँ इससे जो है ना सबसे अच्छी जो है जानकारी हो पाएगी। जैसे आप किसी एक एरिया में घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ही टाइप के वन मिलेंगे, अर्थात जो उस स्पेसिफिक एरिया में वन उग सकते हैं केवल वही मिलेंगे। लेकिन ये जो वृत्त चित्र है ना, इससे आप देखेंगे कि आप तरह तरह की जो चीज़ें हैं उसको एनालिसिस कर पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में स्टार्ट की गई थी? बताइए, जो कौन है वो, मतलब कि इसमें से वो व्यक्ति जो अपने आप को बता रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सर्वोच्च है, बाकी सब तो लुल्ला है। बताइए, क्या ये डलहौजी है, हेस्टिंग्स है, क्लाइव है, या फिर कैनिंग है? कैनिंग से एक क्वेश्चन बहुत बनता है, पता है कौन सा? 1957 का जो विद्रोह हुआ था,
तो 1957 में हुआ था, 1857 में हुआ, देखो तो 1857 हुआ था, ठीक है, 1957 नहीं, माफ़ कीजिएगा। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे जो कैनिंग है वही यहाँ पे भारत देश में था, ठीक है। चलिए इसका उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन बी। कुछ लोग हैं जिसको हेस्टिंगवा कहते हैं। आपका भी मन करे तो कहिए, मुझे क्या, उनके कौन इज्जत देने के लिए खाली है अंग्रेजों को। फिर देखिए, पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें यानी ओल्डेस्ट रॉक्स जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष बाद बनी, ये कहाँ मिलती हैं? बताइए कहाँ मिलेंगी? क्या ये हिमालय क्षेत्र में मिलेंगी? क्या ये पूर्वी यूरोप में मिलेंगी? क्या ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगी? तो नहीं, इन सब में ना मिल करके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ तब तक भर में आप उत्तर फटाफट कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि लाइव चैट तो चलता ही रहता है ना। हाँ, अभी तक अगर आपने हाइप नहीं किया है तो बस बाबू हाइप कर दीजिए, ठीक है। जो लोग लाइव चैट में हैं वो लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइव चैट बंद होने के बाद ही हाइप करने का ऑप्शन खुलता है। कहाँ से होता है? बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जहाँ पे ये वाला सिंबल बना रहता है शेयर करने का, उसी के आसपास में ही आपको ऐसे हाइप करने का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो वहीं 2-3 बार दबा दिया करिए हाइप करने के लिए। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने शुरुआती वर्षों में कौन सी आर्थिक मांगे रखी थी, आपको बताना है। तो क्या वो चाहते थे कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए? तो बस यही था ही उत्तर, तो आगे क्यों बढ़ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब खत्म होने वाला है। फिर देखिए, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सर्वाधिक है? कहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा मिलेंगे? बताइए, क्या हमारे नॉर्थ इंडिया में है? दूसरा पूर्वी भारत जैसे उड़ीसा और झारखंड, तीसरा पश्चिमी भारत और चौथा है दक्षिण भारत। ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत और नॉर्थ पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे आदिवासी जनजाति, ठीक है। कह रहे हैं संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों अर्थात नागरिकों और किसके बीच संबंध निर्धारित करता है? तो बताइए, क्या ये पड़ोसी देशों के बीच, या फिर कंपनियों के बीच, या गवर्नमेंट, या फिर संयुक्त राष्ट्र के बीच? संयुक्त राष्ट्र के बीच क्या ही मतलब निकलेगा। ध्यान रखिएगा, जो संविधान है हमारा वो लोगों और सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट एंड नागरिक। फिर देखिए, कह रहे हैं एक शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को कक्षा के नियम यानी क्लास रूल्स बनाने के लिए उन पर सहमत होने के लिए कहती है। ये गतिविधि किस अवधारणा को समझने के लिए उपयुक्त? मतलब जो शिक्षिका है ना, वो छात्रों से मतलब कि उनकी सलाह ले रही है, वो अपने मनमानी तरीके से काम नहीं कर रही हैं, छात्रों से भी उनके क्या विचार हैं वो जानना चाह रही हैं। बताइए क्या हो जाएगा? क्या वो राजतंत्र, मतलब राजतंत्र में तो हो जाएगा मनमानी कर रही हैं, तो ये तो होगा नहीं। तानाशाही भी नहीं कर रही हैं, हाशियाकरण भी नहीं कर रही, वो बेचारी डेमोक्रेसी का जो है उपयोग कर रही है, अर्थात सबको मौका दे रही है कि देखो तुम आज़ाद हो, तुम भी अपने विचार प्रस्तुत करो। चलिए आगे। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो पोर्टफोलियो आकलन है वो क्या है? कह रहे हैं एक ही दिन में ली गई परीक्षा, विद्यार्थी के कार्यों का एक लंबी अवधि का व्यवस्थित संग्रह, केवल साल के अंत में, अब केवल आ गया वैसे हट जाइए, मौखिक प्रश्नोत्तरी। बताइए पोर्टफोलियो का आकलन। तो बस बी वाला हो जाएगा कि विद्यार्थी के कार्यों का एक लंबी अवधि का व्यवस्थित संग्रह। चलिए आगे देखिए, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें आपको ड्राइंग, लेख, प्रोजेक्ट आदि जो है वो जमा करवाए जाते हैं। फिर देखिए, कहना निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में मदद करेगा? बताइए। कह रहे हैं पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों ने रटा हुआ है, बता देंगे H2O। तो ये इसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग की कोई बात ही नहीं आई। भारत की राजधानी क्या है? तो फिर बस वही कहेंगे हाँ हमको तो पता था, नई दिल्ली है। तो उससे भी कुछ वो लोगों ने क्रिटिकल जो है थिंकिंग वाला काम नहीं किया। फिर क्या ना, जल की उपलब्धता बस्तियों के बसने को कैसे प्रभावित करती है, चर्चा करें। बस इसी टाइप का जब क्वेश्चन आप उनको दे देंगे तो वो बेचारे मजबूर हो जाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए। बाकी ये ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने, एकदम रट के सब बच्चे बैठे हुए हैं, इससे कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। सी सही है, ठीक है। 84 नंबर, कह रहे हैं इतिहास के विषय लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक को पढ़ाते समय आप भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित करेंगे? बताइए। क्या आप खनिज संसाधन और उद्योग से बताएंगे, पृथ्वी के अंदर, जलवायु, या फिर वनस्पति? अब जलवायु वनस्पति से लोहा बनाने वाले का क्या मतलब हो? पृथ्वी के अंदर खनिज और संसाधन, इसी में कुछ एक बार हो सकता है। तो भाई खनिज और संसाधन और उद्योग, इसी को तो इन लोगों के लिए यूजफुल होगा ना। तो बस यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। 85 नंबर का क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या केवल राजाओं की, केवल आ जाए तो बस क्रॉस करके आगे बढ़ो।
भूतकाल में क्या हुआ था, रटना शब्द दिख जाए तब भी उसको क्रॉस कर देना है। केवल आ गया फिर हटा दीजिए, बस बच गया क्या, ऑप्शन सी, कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ठीक है, चलिए यहाँ आपसे क्या करें कि भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था कब हुआ था, क्या 1947 में, तो इस समय तो भारत आज़ाद हुआ। 1950 में नहीं, संविधान लागू हुआ था। 51-52 में या 60 में, तो बस 1951-52 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए 1950 मत सोचिएगा आप, ठीक है। कह रहे हैं ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सरकार के एक से अधिक स्तर जैसे केंद्र और राज्य हैं उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, उदारवादी गणतंत्र या फिर फेडरलिज्म। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजिया में जबान तंग है, समझ लिया करिए अपना अपना। तो बस जहाँ जबान तंग हो रही है वही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संघवाद। ठीक है, तो अपना अपना देख लीजिएगा। वैसे भी हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़े लिखे लोग हैं तो अंग्रेजी थोड़ा कम ही समझ आती है। आगे देखिए हम कह रहे हैं कि कक्षा में विविधता यानी डाइवर्सिटी को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करेंगे शिक्षक। कह रहे हैं केवल बहुसंख्यक संस्कृति का उदाहरण दे, अब केवल आ गया है तो अलर्ट हो ही जाना है। विभिन्न संस्कृतियों और छात्रों के निजी अनुभवों को चर्चा में शामिल करें, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर छात्र चुपचाप रहेंगे तो कोई मतलब की बात ही नहीं है, और एक ही तरह का एग्जाम्पल देंगे तो भी डाइवर्सिटी नहीं समझ आएगी। ठीक है, विविधता में एकता वाली जो बातें हैं वो कब समझ आएंगी, जब आप एक ही जगह पर बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोगों को रख करके कुछ एग्जाम्पल दोगे तब। चलिए आगे देखिए, क्रोनोलॉजी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अंत में यानी कि सबसे नया है। ठीक है, कल ही जिसका जन्म हुआ है, बताइए। कह रहे हैं उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई, नगरों का विकास हुआ, संगम साहित्य की रचना हुई, या अरिकामेडु पत्तन में बसना स्टार्ट हुआ। तो बस डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अरिकामेडु पत्तन में बसना स्टार्ट हुआ। कब से कब क्या चीज़ें हैं देख लीजिए, लोहे का प्रयोग आज से 3000 साल पहले, संगम साहित्य आज से 2300 साल पहले लिखे गए, अरिकामेडु रोमन व्यापार केंद्र लगभग 2200 से 1900 साल पहले की ये घटना है, तो इस वजह से यही उत्तर आ गया। आगे देखिए, लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बस बाकी खत्म। कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के उद्गम के आधार पर वर्गीकरण क्या है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी बात हो रही है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो बस आगे क्या बढ़ना, बस यही हो जाएगा। ठीक है, कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे जिनका आप नवीकरण कर सकते हो और दूसरा जिनका आप नवीकरण नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कोयला, खनिज, डीजल, पेट्रोल आदि आदि। ठीक है, चलिए अगला जो गलत है क्या हो कुछ, आगे देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के उद्गम यानी ओरिजिन के आधार पर वर्गीकरण क्या है, क्या नवीकरणीय अनवीकरणीय, जैव और अजैव, वास्तविक और संभाव्य, या फिर सार्वभौमिक या स्थानिक। तो अब देखिए जैव और अजैव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि या तो बायोटिक होंगे या तो फिर नॉन बायोटिक, यानी एक में जीवन होगा दूसरे में जीवन नहीं होगा। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भूगोल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के मिलान के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की लकड़ी कैसी होती है, बहुत बताया हुआ है, फर्नीचर के लिए यूज होती है। तो कैसी होगी, नरम जो है लकड़ी, फर्नीचर में बैठते ही पर्र से टूट जाए, नहीं ना, क्या हो जाएगा, एकदम दृढ़ कठोर होगी, ऑप्शन बी वाला एकदम सही है। और कुछ एग्जाम्पल तो पता ही होना चाहिए, जैसे महोगनी, आबनूस, रोजवुड, ये सारी चीजें। चलिए आगे 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बाजार यानी मार्केट विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होगी। कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक पढ़ना। अगर पाठ्य पुस्तक पढ़ना सबसे अच्छा विकल्प होता तो हमारे यहाँ जो एनवायरमेंट सब्जेक्ट है उसमें ये क्यों कहा जाता है कि बच्चों को करके सीखने पे जोर देना चाहिए, बच्चों को घुमाना टहलाना चाहिए, क्यों दिया जाता, ना दिया जाता ना। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, हाँ ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहे हैं कि औपनिवेशिक काल में लिखी गई कहानी, नाम क्या है उसका, सुल्ताना का स्वप्न, जिसमें महिलाओं की दुनिया की कल्पना की गई थी, कौन लिखा था, याद आ रहा है, लेडी लैंड वाला, पंडिता रमाबाई नहीं, राम सुंदरी देवी भी नहीं होंगी, ये हो जाएगा बेगम रुकैया बेगम रुकैया सखावत हुसैन, पढ़ाया हुआ है हमने इसको क्लास 7 का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें। कब लिखी है, 1905 में। 1905 में एक और घटना क्या हुई है, बंगाल विभाजन। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, बंगाल का विभाजन। आगे देखिए वायुमंडल की समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श क्यों मानी जाती है, बताइए।
कह रहे हैं यहाँ हवा नहीं है, मतलब हवा नहीं है तो फिर क्या है? ऐसा तो नहीं, गुरुत्वाकर्षण कम भी नहीं है। हमने आपको बताया कि ये परत जो है ना बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यूनतम मेहनताना कानून किस सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है? क्या सरकार का खजाना भरना है? नहीं। मालिकों को लाभ देना? नहीं। केवल आ गया तो पढ़ना ही नहीं है, तो बस बचा क्या? मजदूरों को शोषण से बचाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। बस खत्म हो रहा है भैया। कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का क्या उद्देश्य? बस ये तो अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, हम समझ ही गए हैं, आपको क्या बताना है इसको। ये देखिए, चोल काल में जो कांसे की प्रतिमाएं बनी उनकी क्या विशेषता थी, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि वे केवल राजाओं की थी? ऐसा नहीं था। बाड़ी बहुत भारी भी नहीं थी, लोहे की भी नहीं थी, कांसे की बनी थी, ये तो साफ साफ क्वेश्चन में ही लिखा है। तो वो क्या थी? वे संसार की सबसे उत्कृष्ट कांसे की प्रतिमाएं थी। और दूसरी बात, ना केवल देवी देवताओं बल्कि कुछ भक्तों की भी जो मूर्तियां हैं वो बनी हुई हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की घूर्णन, रोटेशन और परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन गतियों के परिणाम क्या है, बताइए। तो अभी तो बताया था कि घूर्णन करने से क्या होता है? दिन और रात होता है। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाने से क्या होता है? परिक्रमण से ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बचपन के जो उनके अनुभव हैं, जैसे कोरेगांव जाते समय स्टेशन पे उनके साथ जो भेदभाव हुआ, वो इसको कक्षा में सुनाने का शिक्षक का क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला, केवल कहानी सुनाना? ऐसा नहीं है। बच्चों का मनोरंजन करना? इसमें कौन सा मनोरंजन होगा? तो ये हो जाएगा कि बच्चों में समानता और गरिमा के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति को डेवलप करना, ऑप्शन सी। आगे देखिए, कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन आ गया, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक साथ लगातार 100 क्वेश्चन सॉल्व कराना इजी नहीं होता है। कह रहे हैं छात्रों को अच्छा नागरिक बनाना जो केवल नियमों का पालन करे। अच्छा, केवल नियम का पालन करोगे ना तो कभी कभी हो सकता है कि आप गलत काम भी कर ले जाओ। ठीक है, फिर देखिए, छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, बस यही उत्तर होगा, बी वाला सही है। ठीक है, तो बस 100 पार हो गए हम लोग, यानी कि एक शतक लगा दिए। तो आई होप आपने कुछ नया जाना समझा होगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो सब क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में ही ऐसे क्वेश्चंस को हमने आज चुना हुआ था जो कि बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है, जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो आप लोग बाबू प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अन्य लोगों के साथ शेयर भी किया करिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। मंडे से हम लोग अपनी क्लासेस में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जो शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं उसमें अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्लो करेंगे ना तो फिर हो सकता है सिलेबस ना कंप्लीट हो पाए, तो हम कुछ नोट्स वगैरह पे ध्यान लगाएंगे कि नोट्स यानी कि बुलेट पॉइंट में चीज़ों को बता करके आपको क्वेश्चंस करवाएं। ठीक है, तो अभी हम सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अगर हम उसमें सक्सेसफुल रहे तो फिर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मंडे को शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।